ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक गॉस लॉ के बाद हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको सिंपली वोल्टेज डिफरेंस भी कहते हैं। आपने अमूमन ये नाम बड़ा सुना होगा, यार हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, यानी बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है। तो वोल्टेज डिफरेंस एक इसका कॉमन नाम है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, तो जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट एक क्वांटिटी जिसको हमें आज डिस्कस करना है। लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा ग्राउंड बनाना पड़ेगा, थोड़ा आपको बैक पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 याद हो, वर्क एनर्जी पावर, एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बड़ा आसान सा कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं किसी मार्कर को, किसी बॉडी को लिफ्ट करूं, ऊपर उठाऊं, अच्छा अगर एक बॉडी को मैं लिफ्ट कर रहा हूं, उस बॉडी का जो वेट है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो, यानी कि जिसको आप कहते हो ये वो फोर्स है जो अर्थ बॉडी पर एक्सर्ट कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर किस डायरेक्शन में एक्ट होती है? डाउनवर्ड। आपको पता है ना कि बॉडी अर्थ जो है वो हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, तो यही वजह है कि हम लोग उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहा हूं, तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन मैं बॉडी को लिफ्ट कर रहा हूं अपवर्ड, मैं तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं अपवर्ड कर रहा हूं, यानी कि फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड है एंड आई एम मूविंग द बॉडी अपवर्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार जाहिर सी बात है मैं बॉडी को लिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं थकूंगा, और थकने का मतलब है मैं वर्क कर रहा हूं। तो एक छोटा सा सवाल यहां है कि जो मैं वर्क कर रहा हूं बॉडी को लिफ्ट करने में, यह वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की मुखालिफ सिमत में है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। तो डेफिनेटली आप ये बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि सर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है और आप बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर आप ये सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं कि वाकई मैं जो वर्क कर रहा हूं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहा हूं, ठीक है। अब फिर आपने ये भी सुना होगा कि जब बॉडी को ऐसे लिफ्ट किया जाता है और ऊपर उठाया जाता है, तो उस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर होती जाती है और उस एनर्जी स्टोर को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और यहां ये बात याद रखने की है, आप लोगों को शायद याद हो कि जब बॉडी को लिफ्ट किया जाता है अपवर्ड, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहां एक बात हमें जहन में रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी increases when work is done against the gravitational field. Against the field, against the field. तो जब भी आप वर्क करोगे अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड के मुखालिफ, तो आपकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक हो गया। चलो अब दूसरा कंसेप्ट, ये लो भाई, मैंने मार्कर को ग्राउंड से उठाया और यहां तक ले आया। अब आप ऑब्वियसली कहेंगे कि सर जब ये मार्कर ग्राउंड पर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, लेकिन अब आप कुछ हाइट पर ले आए हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो एक बात तो डिसाइड हो गई कि व्हेन एवर बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द फील्ड, then potential energy of that body increases, ठीक। ओके, अब इसका रिवर्स कंसेप्ट आता है। चलो अगर मैं इस मार्कर को यहां से रिलीज कर दूं, इफ आई लेट इट फॉल, ऐसे छोड़ दूं, अब ये कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहां है? डाउनवर्ड। ये मार्कर भी कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। अब मुझे बताओ, अब ये जो वर्क होगा वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि फील्ड डाउनवर्ड है और बॉडी भी कहां जा रही है? डाउनवर्ड। तो अब अगर मैं इसको रिलीज करूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज।
जैसे हम पढ़ते हैं कि जब यार किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है और काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अल्टरनेट सेंटेंस अब मैं लिखूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस व्हेन वर्क इज डन in the direction of field। जब भी बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हमारे हैं जो चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट ईयर में आपको टीचर्स ने दिए होंगे। और अगर आपको याद नहीं हो तो अब मैंने दोबारा आपको बता दिया कि जब भी फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, बॉडी की बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, फील्ड की डायरेक्शन में, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। अच्छा, यहां तो हम बात कर रहे थे बेटे कौन सी फील्ड की? ग्रेविटेशनल फील्ड की, क्योंकि हमने अर्थ के रेफरेंस से बात की है ना, तो अर्थ का मास है। आपको बताया था कई मरतबा अपनी क्लासेस में मैंने कि जहां मास होगा तो मास से पैदा होने वाली फील्ड, मास की वजह से जो फील्ड होती है वो कौन सी फील्ड होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, चलो आओ मैं एक और मिसाल देता हूं। मैंने एक स्प्रिंग को फिक्स सपोर्ट से टाई कर लिया और उससे एक बॉडी अटैच कर दी। बॉडी का मास m। सिंपली आई हैव अ बॉडी व्हिच इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग का दूसरा एंड फिक्स सपोर्ट से टाई कर दिया। ये जरा चैप्टर नंबर 8 हुक्स लॉ वाला टॉपिक का कुछ उससे रिलेटेड बात करने लगा हूं। ठीक है ना? अच्छा, इस वक्त मैंने बॉडी को रखकर छोड़ दिया, ना स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है ना स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन पर है, ना मैंने स्ट्रेच किया हुआ है, ना मैंने स्ट्रेच किया है, ना मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। तो अभी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यही बॉडी थी, इस बॉडी को पकड़ा और राइट वर्ड मूव करवाया, खींचा, जिससे स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया और बॉडी यहां। सही, दोनों डायग्राम में आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि वहां स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन में था और यहां स्प्रिंग क्या हो चुका है? स्ट्रेच्ड। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या स्प्रिंग चाहेगा कि वो स्ट्रेच हो? हर बॉडी क्या चाहती है कि वो अपनी स्टेट को, अपने साइज को मेंटेन करे। ऐसे है ना? एवरीबॉडी wants to regain its original shape and size। वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आना चाहती है। स्प्रिंग कभी नहीं चाहता था कि वो स्ट्रेच हो, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसको पकड़ के स्ट्रेच किया, और ये स्ट्रेच करने में मैं थोड़ा सा थका, और थकने का मतलब ये हुआ मैंने वर्क किया। तो फिर वही सवाल मेरा यहाँ आएगा, यहाँ जो मैंने वर्क किया है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड किया है या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड किया है? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि स्प्रिंग की मर्जी के खिलाफ काम किया है मैंने। स्प्रिंग स्ट्रेच होना नहीं चाह रहा था। इसका मतलब यहां भी क्योंकि मैंने अगेंस्ट द फील्ड वर्क किया, तो यहां भी इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज। भाई क्यों इंक्रीजेस? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। सही भाई? अच्छा, अब अगर मैं इसको यहां से पकड़कर छोड़ दूं, इफ आई रिलीज दिस बॉडी, तो ये बॉडी वापस अपनी उसी पोजीशन पर जाएगी और स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुआ था वो वापस अपनी उसी हालत में वापस आएगा। तो अब जो वर्क होगा वो वर्क होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्टोर हुई थी वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होके वही पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं इसको छोड़ूंगा और ये वापस अपनी उसी पोजीशन पर आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बेटे क्या होगी? डिक्रीज होगी। भाई क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि भाई अब जो वर्क हुआ है, वर्क इज डन, वो हुआ है
इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में। तो अब यहां जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो फोर्स इन्वॉल्व होती है इलास्टिक फोर्स। शायद आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 पहला दूसरा टॉपिक था इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का, सही है ना। तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स थी, यहां इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन दोनों में कंसेप्ट देखो सेम आ रहा है कि वहां पे अगर फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फील्ड की डायरेक्शन में काम होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। यहां भी वही कंसेप्ट आ रहा है। अब आओ तीसरी फोर्स पर, इलेक्ट्रिक फोर्स पर। सही, ये बात मैंने इसलिए बताई है कि ये बात आपने थोड़ी पढ़ी हुई थी, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप तो हुआ था थोड़ा सा, और अगर आप भूल गए थे तो वो बात आपको रिकॉल हो गई। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को या इस कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। आइए जरा गौर करें। वी हैव टू मेटल पैरेलल प्लेट्स, समझते हैं ना पैरेलल प्लेट्स ऐसे। पैरेलल का मतलब होता है जो 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 वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। भाई ये काम किया मैंने कि इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब क्लियर, दिस प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट इज नेगेटिव चार्ज। एक बात पूछना चाहता हूं, 4-5 दिन हो गए कहीं आप भूल ना गए, मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ाई थी अगर याद हो, और मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। तो अगर मैं यहाँ आपको इलेक्ट्रिक लाइंस बनाने का कहूं या पूछूं तो कैसे बनानी है भाई? पॉजिटिव से नेगेटिव पर, ये इलेक्ट्रिक लाइन है। ठीक हो गया? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी टेंजेंट ड्रॉ करके। खैर सिंपली क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट बना दी और ये एरोस किस डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको? डाउनवर्ड। तो यहाँ साइड में लिख दो कि भाई ई की जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, या फिलहाल कह सकते हो ई इज डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। डोंट फॉरगेट, एरो देख सकते हो। चलो अब और करना। मैंने यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा, चल गया ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज किसके बीच में? किसके बिटवीन? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। छोटा सा सवाल भैया, ये कौन सी चार्ज, ये कौन सी प्लेट है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव को क्या करेगी? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। रिपेल करेगी तो नीचे की तरफ भेजेगी ना, है ना? यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है? डाउनवर्ड। ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके कहां भेज रही है? डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड है, तो जिसकी वजह से ये चार्ज कहां आना शुरू हो सकता है? होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन मैंने क्या किया, इसको नीचे जाने नहीं देना मैंने ना, मैंने ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करनी शुरू कर दी, ऊपर खींच रहा हूं इसको। नीचे कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन मैं इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, मैं इसको ऊपर खींच रहा हूं। बिल्कुल वैसी वाली बात जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में थी? डाउनवर्ड, लेकिन मैं बॉडी को कहां लेके जा रहा था? ऊपर। तो मैं यहां भी चार्ज को ऊपर लेकर जा रहा हूं। अब मुझे बताओ, मैं चार्ज को ऊपर लेकर जा रहा हूं तो ये फील्ड के अगेंस्ट काम है या फील्ड की डायरेक्शन में काम है? भाई फील्ड तो डाउनवर्ड है, फील्ड तो डाउनवर्ड है और मैं चार्ज को ऊपर लेकर जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये वर्क भी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। और मैंने आपको बताया ना कि जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे यानी कि अगेंस्ट द फील्ड वर्क करोगे तो यहां भी इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहां भी वही पॉइंट लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज इंक्रीजेस बाय क्यू, बिकॉज चार्ज इज मूव्ड opposite to electric field। और अगर मैं ऊपर फोर्स ना लगाऊं, मैं छोड़ दूं तो ये चार्ज कहां आएगा? नीचे। और चार्ज नीचे आएगा तो डायरेक्शन फिर आएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती जाएगी यानी कि डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी गेन होती जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये चार्ज नीचे आए, मैं ऊपर ना लेके जाऊं उसको, ऊपर ना पुल करूं,
छोड़ दो उसको, नीचे आए, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, डिक्रीजेस। भाई क्यों, बिकॉज चार्ज इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब मुझे बताओ, मैं 3 फोर्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इलास्टिक फोर्स के बारे में और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या तीनों फोर्सेस में, तीनों फील्ड्स में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिफरेंट है या सेम है? ऐसे वहां भी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इन द डायरेक्शन फील्ड काम होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहां भी वही, यहां भी वही, यानी कि तीनों फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सेम है कि फील्ड के अगेंस्ट काम करवाना सिस्टम की, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है, और फील्ड के डायरेक्शन में काम करना पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, ठीक है बेटा। आइए, अब हमारा एक ग्राउंड बन चुका है, सही है बेटा। अब हम चलेंगे किस पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर। ओके बेटे, चलिए वही डायग्राम, ये प्लेट ए है जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये प्लेट बी है जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरोस से देख सकते हैं आप, एरोस किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड। या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी आप कह सकते हो। अच्छा, यहां मैंने बीच में चार्ज रखा था, पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने बात की, ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव को रिपेल करेगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन मैं चार्ज को जबरदस्ती पकड़कर कहां लेके जाऊंगा, अपवर्ड, ठीक है। मैं दोबारा बना, जरा और बना। अब ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये बी प्लेट पर है, ऑलमोस्ट ये बी प्लेट के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब। मैं इस चार्ज को मूव करवाऊंगा अपवर्ड, अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, डाउनवर्ड, मैं चार्ज को कहां लेके जा रहा हूं, अपवर्ड। बताओ वही वाली बात कि फील्ड के अगेंस्ट काम है, फील्ड की डायरेक्शन में काम है, फील्ड के अगेंस्ट काम है, और आई विल मूव दिस चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए, ठीक है। तो जब मैं इसको लेके जाऊंगा बी से ए की तरफ, क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात तो ध्यान रखिएगा भाई, कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो, वर्क होगा। वर्क नहीं हो रहा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज में नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज उस वक्त होती है जब वर्क होता है। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। तो अगर मैं कह रहा हूं चार्ज को मैं बी से कहां लेके जा रहा हूं, अपवर्ड, हां, एक ही तरफ, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड, तो मैं वर्क कर रहा हूं और उस वर्क की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। चलो, अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं भाई, मैं लिखना ये चाह रहा हूं कि द वर्क डन, जो चार्ज है, चार्ज, इस चार्ज को हम किस तरह से करवा देते हैं, क्यू नॉट, याद है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। ये भी आपको याद होगा, टेस्ट चार्ज अमूमन हम पॉजिटिव लेते हैं, याद है ना। तो मैं जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं क्यू नॉट से, यानी कि टेस्ट चार्ज में इस चार्ज को कह रहा हूं। तो मैं इस टेस्ट चार्ज को कहां से लेकर जा रहा हूं, बी से, कहां तक लेकर जा रहा हूं, ए तक, वर्क करूंगा, ठीक है। वही वर्क में लिख रहा हूं, द वर्क डन इन मूविंग Q naught coulomb charge from plate B to A is equal to W A B। तो मैंने जो वर्क किया वो कितना किया, W। A B मैंने इसमें लिख दिया कि भाई फ्रॉम B टू A मूव करवा रहा हूं। अच्छा, चार्ज कितना है बेटा, Q नॉट। हो सकता है 1 कूलम चार्ज हो, 2 कूलम चार्ज हो, 5 कूलम, 10 कूलम, पता नहीं है ना मुझे, मैंने इसको Q नॉट कूलम कर दिया बस। अब जो भी वैल्यू हो, तो मैं कह रहा हूं कि भाई Q नॉट कूलम चार्ज को B से A में मिलाने के लिए मैंने जो वर्क किया वो कितना किया, WAB, ठीक है। अब देखो जरा, द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, 1 coulomb charge from B to A is equal to W upon Q naught। अब
मुझे पता ही बात आपको समझ नहीं आई होगी और मैं समझाता हूँ बढ़िया आसान लैंग्वेज में। वो एक छोटे बच्चे होते हैं ना, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, तो मिस उनको पढ़ाती हैं, बेटे these two markers cost 100 rupees, these two markers cost 100 rupees, what is the cost of one marker? तो मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ मिस की तरह कि ये दो मार्कर 100 रुपीज के हैं, तो एक मार्कर कितने का हुआ? आई होप सबको पता होगा 50 रुपीज का। भाई कैसे? आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट जो है मार्कर की वो कितनी है? 100 रुपीज। एंड हाउ मेनी मार्कर्स यू हैव? 2। तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ मार्कर से डिवाइड कर दिया, तो आपने कहा सर एक मार्कर की कॉस्ट आ गए 50 रुपीज। हो गया ये बात? अब सुनो, लेट सपोज कर लो ये जो चार्ज है क्यू नॉट, ये कितना चार्ज है? 5 कूलम सपोज कर रहा हूं, और मैंने बी से ए तक ले जाने में, इस क्यू नॉट को बी से ए तक ले जाने में जो वर्क किया, लेट सपोज कि वो किया 20 जूल है। तो मैं कहूंगा भाई द वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज इज 20 जूल, कि 5 कूलम चार्ज को बी से ए तक मूव करवाने के लिए मैंने वर्क किया 20 जूल। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर 5 की जगह 1 कूलम चार्ज को मूव करवाऊं बी टू ए, तो कितना काम करना पड़ेगा? तो सिंपली आप क्या करोगे, सर टोटल वर्क कितना है? 20 जूल, और टोटल चार्ज कितना है? 5 कूलम। आप डिवाइड कर दें इसको, आंसर आ जाएगा 4 जूल पर कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? 4 जूल। तो भाई मैंने भी तो वही किया कि क्यू नॉट कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क किया? W। तो 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो W अपॉन क्यू नॉट होगा, यानी कि W रिप्रेजेंट्स टोटल वर्क डन, क्यू नॉट रिप्रेजेंट टोटल चार्ज। टोटल वर्क को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। एंड दिस टर्म इज डिनोटेड बाय डेल्टा V, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस हम वो पीडी लिखा है, जिसका फॉर्मूला हो गया W अपॉन क्यू नॉट। अरे मर्जी आपकी, ए भी लिखना चाहो लिख देना, लाजमी नहीं। अच्छा जी, तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं? वर्क डन पर, इस लाइन को मैं पर कहता हूं ना सर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख देता हूं भाई, क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving 1 coulomb charge from one point to another point in an electric field is called electric potential difference। तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल जबान में, सादा जबान में बोलो तो भाई 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंस। सही भाई? तो अब जरा आगे इसको और देखते हैं भाई, इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम। तो ऐसा यूनिट जूल पर कूलम विच इज इक्वल टू वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट वोल्टा, इसका नाम वोल्टा था जिसने बैटरी बनाई थी। वोल्टा ने बैटरी बनाई थी, उसके नाम पे ये वोल्ट रखा गया। अच्छा भाई, अगर हमें कहा जाए चलो जरा 1 वोल्ट को तो डिफाइन कर दो भाई, बड़ी आसान सी बात है यार, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करो ना। कोई यार 1 जूल वर्क करो, कितना वर्क करो? 1 जूल, और कितने चार्ज पर? 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करवाओ एक जगह से दूसरी जगह, और उसकी वजह से उसको मूव करवाने में आपको कितना काम करना पड़े? 1 जूल। तो कह देना दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1 वोल्ट का। तो मैं लिख देता हूं, इफ
1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge. If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge, then potential difference is said to be of 1 volt. सही बेटे? अच्छा, हमारे घर में कितना वोल्ट आ रहा है? 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। अच्छा 220 वोल्ट। अच्छा 220 वोल्ट को मैं लिख सकता हूँ जूल पर कूलम, ये ना, जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट। तो मतलब हमारे जो वायर्स हैं इनमें हर एक कूलम चार्ज पर कितना वर्क हो रहा है? 220 जूल। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो हर एक कूलम चार्ज पर कितना वर्क हो रहा है? 12 जूल। गॉट इट? अच्छा, मैं जरा इस पे ध्यान देना, इसको मैं क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कि भाई ये दो प्लेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं बी और ए, इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल वैसे मीनिंग एनर्जी की ली जाती है, पोटेंशियल मींस एनर्जी। तो ये बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस शो करता है एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए। चूंकि मैं इसको पोटेंशियल कह रहा हूं और पोटेंशियल की मीनिंग एनर्जी की होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई एनर्जी यार, एनर्जी स्केलर है ना, तो मैं भी उसको पोटेंशियल कह रहा हूं ना, पोटेंशियल की मीनिंग एनर्जी ना, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। अच्छा जी, यहां तक सारी बातें कवर हुई। आइए अब इससे रिलेटेड एक और बार डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अभी आपने लिखा डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अच्छा डेल्टा V शोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसको लिख सकता हूं VA माइनस VB। भाई डिफरेंस है ना, दो प्लेट्स बनाई थी ना, एक A थी और एक B थी, एक पॉइंट A था एक पॉइंट B था, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। एक बात ये होगी, आगे चलें। डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट डिनोमिनेटर में यहां अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा डेल्टा V इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू W। ये गौर से समझना, डेल्टा V इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू W। भाई डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस। मैं आपको ये बता दूंगा, चलो ये क्या है? चार्ज। मैं आपको चार्ज की वैल्यू बता दूंगा और आपसे क्या पूछूंगा? वर्क। तो ऐसे सवाल भी छोटे मोटे से आ सकते हैं, आसान से बात। पोटेंशियल डिफरेंस बता दूंगा, चार्ज बता दूंगा और आपसे वर्क पूछूंगा। अब अगर आप इसको वर्क कहते हैं तो भी ठीक, या आप इसको कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या बताया था कि भाईजान पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आप उस चार्ज पर क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। और मैं अक्सर कहता हूं वर्क इज अ वे टू ट्रांसफर द एनर्जी। वर्क एनर्जी में कोई फर्क तो नहीं है, वर्क होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इन द सिमिलर वे आप इसको वर्क भी कह सकते हो, या इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल के इक्वल भी होगा। तो कभी मैं पूछूं ना, मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता दूं, चार्ज बता दूं, और आपसे पूछो भाई फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो परेशान नहीं हो जाना, ये फॉर्मूला यूज करना, सही है। ये वर्क फाइंड कर लेना, वर्क यहां हियर वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां मैं लिख देता हूं W इज इक्वल टू डेल्टा U। वो भाईजान डेल्टा U इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पोटेंशियल एनर्जी को किससे शो करवा रहा हूं? डेल्टा U से। और ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में भी मौजूद है, वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। चलिए अब यहां से एक बात और सीखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 eV जिसको कहते हैं, 1 eV। और सुनना बेटा, ये फॉर्मूला अपने ध्यान में रखोगे। W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ना। अब एक काम करता हूं भाई, मैं पोटेंशियल डिफरेंस जो ले रहा हूं ना, जो वोल्टेज डिफरेंस ले रहा हूं, वो कितना ले रहा हूं? 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट ले रहा हूं। और जो क्यू नॉट है ना चार्ज, वो चार्ज ले रहा हूं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, बस एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि यूं कह लो, मैं एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा हूं कितने वोल्टेज से? 1 वोल्ट से। दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है,
और उस 1 वोल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और यही एक बात मेंशन कर दूं, क्लियर कर दूं, बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। आपके घरों के वायरिंग में चार्ज मूव कर रहा है, कर रहा है ना, वोल्टेज डिफरेंस है जब भी तो कर रहा है। जिसका पता है 220 वोल्ट आ रहा है, तो इसी वोल्टेज की वजह से, इसी बेसिकली एनर्जी की वजह से हमारे चार्जेस मूव करते हैं। तो चार्ज को मूव करवाने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना लाजमी है। ठीक है, जैसे आप सोचो कि बैटरी ना हो लेकिन सर्किट में चार्जेस मूव करें और हमें करंट मिले, पॉसिबल नहीं है। तो चार्जेस को एक्सेलरेट करवाने के लिए चार्ज बॉडी को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा हूं, कितने वोल्ट के डिफरेंस से? 1 वोल्ट के डिफरेंस से। ठीक है, और ये वैल्यू ऊपर पुट करते हैं भाई, W इज इक्वल टू डेल्टा भी कितना बेटा? 1 वोल्ट इनटू चार्ज कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कर दो, W इज इक्वल टू 1 इंटू 1 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया? वर्क। और कोई बच्चा कहता है सर आपने चेंज इन पोटेंशियल ही कैलकुलेट किया, तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो भाई ये वर्क कितना गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सादी सी डेफिनेशन मिल गई कि इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया जाए थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, then energy required is, energy gained या loss, ठीक है, the energy required is 1 electron volt, या energy gain कर दो। तो वो एनर्जी, वो वर्क कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। सादी सी बात। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पूछूं, भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करो, भाई सादी सी बात कहना, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, देन एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे घर में कितना वोल्ट आ रहा है? 220। तो इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, देन एनर्जी पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज 220 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हमारे वायर्स में हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 220 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो एक बात और समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट आ रहा है? वर्क का, ये एनर्जी का। ठीक है, ये सवाल म्यूट में आया है, म्यूट। आई डोंट रिमेंबर द ईयर, 2017 या 18 में, 2017 या 18 में म्यूट में ये सवाल आया था कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? नजर आ रहा है किसका यूनिट? ठीक है, अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क का यूनिट है और वर्क का एक यूनिट जूल भी होता है, तो देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होता है। तो वही एक चीज ध्यान रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जरा गौर से, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। वही इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू ये बताई गई ना। अच्छा, इनटू वोल्ट, और वोल्ट किसके इक्वल होता है? जूल पर कूलम के। अभी पढ़ाया था, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा यूनिट है एनर्जी का या वर्क का। ये अमूमन तो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। आप अपनी और मैं अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी है, ये जूल्स में एक्सप्रेस होती है, कैलोरीज में एक्सप्रेस होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत छोटा यूनिट है। अच्छा, कई जगहों पर, कई यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होगा। सही बेटा, तो इस सारी बातें याद रखिएगा। आइए अब इससे लास्ट में क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है बड़ा आसान सा, कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं पहले जरा छोटी सी डिस्कशन अल्फा पार्टिकल पर हो जाए।
आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी होगी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में कि 3 तरह की रेडिएशन न्यूक्लियस से एमिट आउट हो सकती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ख्याल याद। और टीचर्स ने आपको अल्फा की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई हुई। तो छोटी सी बात में याद दिलवा दूं, हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। तो हीलियम न्यूक्लियस में भाई 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो अगर इन 2 और 2 को ऐड करें तो हीलियम का जो मास नंबर बनता है वो बनता है 4। कितना? 4। और चार्ज बनता है 2, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन 2 है, तो हीलियम का चार्ज नंबर 2। तो इस हीलियम न्यूक्लियस की रिजेम्बलेंस होती है अल्फा पार्टिकल से। तो अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है। चलो, तो अल्फा पार्टिकल है। न्यूक्लियर एक्सेलरेटर में एक मशीन होती है, एक डिवाइस होता है जहां चार्जेस को एक्सेलरेट करवाया जाता है। तो एक अल्फा पार्टिकल है, उसको न्यूक्लियर एक्सेलरेटर में मूव करवाया जाता है फ्रॉम दिस वोल्ट, इस वोल्ट से कहां तक? 0 वोल्ट तक, इस वोल्ट से 0 वोल्ट तक। अब पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेना कितना होगा। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल? तो बताओ अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। और मैं फिर बता दूं कि जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो 2e होता है। 2e का मतलब 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और e की तो मैंने अभी आपको चार्ज वैल्यू बताई गई। सोचिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, अभी पढ़ाया था मैंने, देखें और इसका आंसर है जस्ट इन 1 मिनट। जी बेटे, आई होप कि स्टूडेंट्स ने काफी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया होगा। देखिए बेटे, अब वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया, डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। अब क्यू नॉट लिखो या क्यू लिखो, वो कोई इशू नहीं है। डेल्टा V इंटू क्यू इज इक्वल टू W। अब पता नहीं, शायद कोई बच्चा सोच रहा हो सर ये तो वर्क फाइंड कर रहे हैं आप लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेरे बच्चों, ये जो वर्क है यही बेसिकली किसके इक्वल है यार? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अगर मैं वर्क फाइंड करने का बोलूं तब भी यही करना, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करने का बोलूं तब भी यही फार्मूला यूज करना। अब पुट द वैल्यूज, W इज इक्वल टू डेल्टा V। भाई डेल्टा V को लिख सकता हूं V2 माइनस V1, क्या ख्याल है, इनटू Q। ओके, W इज इक्वल टू भाई V2 ये V1 है और ये V2 है। V2 कितना है? 0 माइनस फॉर्मूले का V1 कितना है? प्लस 6 पॉइंट, यानी कि 6.5 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट, सही है भाई, इनटू Q चार्ज। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2e। E पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, 0 में से इसको माइनस करें तो W इज इक्वल टू माइनस 6.5 इंटू 10 पावर 6 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये वर्क आ गया, क्या चेंज इन पोटेंशियल चले। अब इसको कर ले जरा मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई फिलहाल मैं अपने कैलकुलेटर में कर लेता हूं यार, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1.6, ठीक है। तो इसको आफ्टर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 2.08 और इंटू 10 पावर माइनस के 12 जूल। ये इसका आंसर है। आप घर पे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना यार, ठीक है। 2.08 इंटू 10 पावर माइनस 12 जूल, यानी कि उस माइनस में आएगा, उस अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, माइनस 2.08 इंटू 10 पावर माइनस 12 जूल, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये आंसर आ गया, अगर आप देखो ये आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क, भाई वर्क कह लो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह लो, सही है। किस में आ रहा है, माइनस में। और भाईजान पोटेंशियल एनर्जी में चेंज अगर माइनस में आ जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टिकल, उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आती ना, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। तो यहां अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं हो रही, लॉस हो रही है। माइनस में इसको इंडिकेट करता है। और लॉस क्यों हो रही है, आओ देखो, अल्फा पार्टिकल कहां से मूव कर रहा है, 6.5 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट से कहां तक, 0 वोल्ट तक, यानी कि ये वोल्टेज हायर है, ज्यादा वोल्टेज है ना, और ये लो वोल्टेज है। तो चार्ज बॉडी हायर वोल्ट से लोअर वोल्ट की तरफ जा रही है। तो मेरा बेटा, जब बॉडी हायर से लोअर की तरफ आती है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। देखो इस मार्कर को, अभी ग्राउंड पर तो नहीं है ना, ग्राउंड से ऊपर है, यानी कि हायर पोटेंशियल पर है, और ग्राउंड लोअर पोटेंशियल पर है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये ऊपर से कहां गया, ग्राउंड पर, यानी कि हायर से लोअर। तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, गेन हुई, लॉस हुई ना। तो अल्फा पार्टिकल के साथ में तो यही होना बेचारे, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी तो कौन सी एनर्जी गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। अमूमन इस तरह के आंसर्स को जूल में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सुन लो, अभी सीख लो भाई। W कितना आया, W कितना आया, माइनस 2.08 इंटू 10 पावर माइनस के 12 जूल। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये भूलने वाली बात नहीं है, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड कर दीजिएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल से, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होता है, इतने जूल्स के। तो कभी भी एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, सुनो मेरी बात, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से। तो डिवाइड करके चेक कर लेना, आंसर आएगा 13 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ताकि देखिए ना डिवाइड, 13 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 जो 10 पावर 6 है, 10 पावर 6 का मतलब होता है मेगा। कितना, 13.6 इंटू 10 पावर 6 ना, 10 पावर 6 मेगा होता है ना यार, वो होता है किलो, 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, तो 10 पावर 6 को मेगा लिख दिया। तो 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अल्फा पार्टिकल की डिक्रीज हुई। तो आज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने पढ़ाई है। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो हम एक लाइव सेशन जो अपना रखेंगे उसमें अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसको बुक से भी पढ़िएगा, और अगर कोई रिलेटेड कोई छोटी मोटी एग्जाम्पल दी हुई हो तो वो भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन वो होगा रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस से ही, लेकिन उसकी डिस्कशन अगले टॉपिक।